बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में मनोहर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन की बात है, जब मनोहर अपने घर पर सो रहा था तो आधी रात के समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके कारण मनोहर की नींद खुल गई। वो उठा और अपनी झोपड़ी के बाहर जाकर देखने लगा। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी झोपड़ी के बाहर दो आदमी बातें करते हुए दिखाई दिए। मनोहर वहीं एक कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों आदमियों की बातें सुनकर मनोहर को पता चला कि उनमें से एक मुरारी नाम का चोर है और दूसरा राजमहल का सिपाही है। असल बात यह थी कि मुरारी नाम का वह लड़का किसी के घर से चोरी करके भाग रहा था और रास्ते में सिपाही ने उसे पकड़ लिया था। सिपाही उस लड़के से कह रहा था, देखो बेटा, चोरी करना अपराध है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम चोरी चकारी के काम में पड़ गए। आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी? मुरारी उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। इसलिए जब मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया, तब मुझे चोरी जैसा बुरा कर्म करना पड़ा। अगर आप मुझे इस बार छोड़ देंगे तो मैं जिंदगी भर चोरी का काम नहीं करूंगा। सिपाही कहने लगा कि बेटा, देखने में तो तुम बहुत ही भले परिवार के लगते हो, लेकिन तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि तुम्हें चोरी जैसे गलत रास्ते पर चलना पड़ा? सिपाही के पूछने पर मुरारी उसे अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगा कि मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरी माँ ने बड़े कष्ट सहकर मुझे पाला है। वो लोगों के घरों में काम करती और जो भी कमाई होती उससे मेरा पालन पोषण करती। अभी एक महीने पहले की ही बात है, अचानक रात के अंधेरे में एक अनजान पति पत्नी हमारे घर पर आ गए। उन्होंने हमें बताया कि वह दूसरे गांव में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, परंतु बीच में ही रात हो जाने के कारण वह आसरा ढूंढते हुए हमारे घर पर आए हैं। वह लोग रात हमारे घर पर ही गुजारने का आग्रह करने लगे। मेरी माँ ने उन पर दया करके उन्हें घर में शरण दे दी। कुछ देर बाद वे पति पत्नी कहने लगे कि हम दोनों को बहुत जोर की भूख भी लगी है, यदि कुछ खाने को मिल जाए तो आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मेरी माँ उन दोनों की बात मान गई। माँ उनसे कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें दोनों के लिए खाना तैयार कर देती हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो। उसके बाद मेरी माँ ने भोजन बनाकर उन दोनों को खिलाया। भरपेट भोजन खाने के बाद वे लोग उसी रात हमारे घर में ही सो गए। रात भर वे दोनों सोते रहे, परंतु जब हम उन्हें सुबह उठाने के लिए गए तो वे दोनों मरे पड़े थे। जल्द ही यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वैद्य ने उन्हें देखा तो उसने कहा कि इन दोनों की मृत्यु जहरीला भोजन खाने से हुई है। किसी ने कोतवाल को सूचना कर दी तो नगर का कोतवाल भी हमारे घर पहुंच गया और जो खाना हमने उन पति पत्नी को खिलाया था उसमें से बचे हुए भोजन की जांच पड़ताल की गई। उस खाने में एक मरी हुई छिपकली निकली। कोतवाल हमें तुरंत राजा के पास लेकर गया और सारी बातें सुनने के बाद महाराज ने अपना फैसला सुनाया। महाराज का फैसला यह था कि उन दोनों पति पत्नी के मरने का कारण वह खाना था जो मेरी माँ ने उन्हें बनाकर खिलाया था। हालांकि इन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही सही, अपराध तो इनसे भी हुआ है। इस अपराध के कारण इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। परंतु दरबार में मौजूद एक दयालु मंत्री ने कहा कि महाराज, आपने जो दंड इन्हें सुनाया है उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई हत्या दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों के लिए एक ही तरह का दंड उचित नहीं है। हालांकि इन दोनों माँ बेटे से अनजाने में ये अपराध हुआ है और इन्होंने इसको स्वीकार भी किया है, इसलिए इन्हें मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। इसलिए महाराज, आप इन दोनों पर थोड़ी सी दया अवश्य कीजिए। मंत्री की बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोचने लगे और फिर अपना फैसला बदलकर उन्होंने एक दूसरी सजा सुना दी। महाराज कहने लगे कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि इन दोनों माँ बेटे के मन में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी उन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दे, लेकिन फिर भी उन दोनों के मरने का कारण ये दोनों माँ बेटे ही हैं, इसलिए दंड तो इन्हें अवश्य मिलेगा और दंड के रूप में इनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इन्हें एक माह के अंदर अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवानी होंगी। अगर यह ऐसा नहीं कर पाए तो फिर एक महीने के बाद इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और फिर अपनी कहानी सुनाकर मुरारी कहने लगा कि अब आप ही बताइए, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अपनी माँ को बचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत
की, परंतु फिर भी केवल 10 स्वर्ण मुद्रा ही इकट्ठा कर पाया। और आज महाराज द्वारा दी गई समय सीमा का आखिरी दिन है। अगर कल मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं राज दरबार में जमा नहीं कर पाया तो मेरी माँ को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। कोई और रास्ता मुझे नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का फैसला कर लिया। जब आज मैंने चोरी कर ली तो रास्ते में आपने मुझे पकड़ लिया। ब्राह्मण मनोहर जो उनकी बातें सुन रहा था, उसने मुरारी पर बड़ा ही तरस आ रहा था। मुरारी की बातें सुनकर सिपाही को भी उस पर दया आने लगी और वह मुरारी से कहने लगा कि देखो बेटा, तुम्हारी कहानी तो सचमुच बहुत ही दुख भरी है, लेकिन तुमने यह जो चोरी का काम किया है वह बहुत ही बड़ा अपराध है। तुम चाहते तो किसी से उधार भी ले सकते थे। मुरारी कहने लगा कि भैया आप ही बताइए, हमारी हालत को देखकर भला कौन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार में दे देता, और मान लीजिए कोई दया करके मुझे दे भी देता तो मैं उस उधार को वापस कैसे चुका पाता। मुरारी की बात सुनकर सिपाही कुछ देर के लिए सोचने लगा और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूँ। जो होना था वह तो हो गया, परंतु इसके बाद तुम कभी भी चोरी का काम मत करना। मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं। तुम ऐसा करो, तुमने जो चोरी की है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल लो और बाकी बचा हुआ धन मुझे दे दो, फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जब सिपाही ने यह बात कही तो उसकी बात सुनकर ब्राह्मण मनोहर को बड़ा ही गुस्सा आया और वह सोचने लगा कि यह एक सिपाही होकर भी चोर को केवल छोड़ ही नहीं रहा, बल्कि उससे यह भी कह रहा है कि चोरी का आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, जो इससे भी बड़ा अपराध है। अगली सुबह ब्राह्मण मनोहर भी राज दरबार में जा पहुंचा, क्योंकि उसे मालूम था कि आज फिर से महाराज इस मामले की सुनवाई करेंगे। परंतु वह चुपचाप जाकर वहां पर खड़ा हो गया और रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। राज दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। मुरारी नाम का वह युवक राज दरबार में पेश हुआ और उसने राजा के सामने 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवाने के लिए दे दी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस युवक ने अर्थदंड के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवा दी है, इसलिए इसकी मां को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। मां के कारागार से छूट जाने पर दोनों माँ बेटे बहुत ही खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर दरबार में मौजूद लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। राज दरबार में हो रही ये सारी कार्रवाई मनोहर बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो दरबार में वही व्यापारी पेश हुआ जिसके घर से वह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की गई थी। और वह व्यापारी महाराज से शिकायत करने लगा कि महाराज, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपना व्यापार शुरू किया था। अपने व्यापार से मैंने काफी धन कमाया था और मैं इस धन से आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन कल रात मेरे घर से मेरी सारी जमा पूंजी और धन चोरी हो गया। महाराज ने कहा कि हे व्यापारी, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ कि चोरी कैसे हुई। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं आभूषणों का व्यापार शुरू करने के लिए अपना सारा धन घर पर ही रखकर पास के गांव के एक व्यापारी के पास बात करने के लिए गया था, और जब लौटकर मैं अपने घर पर आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर में जो भी धन और जमा पूंजी रखी हुई थी वह सब गायब थी। यह बात सुनकर महाराज तुरंत कोतवाल को कहते हैं कि कोतवाल जी, इस व्यापारी के घर पर जो भी चोरी हुई है तुरंत इसकी छानबीन की जाए और जल्द से जल्द चोर को पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। व्यापारी कहने लगा, महाराज, उस चोर को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में जिसने चोरी की है उस चोर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। महाराज ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम उस चोर को जानते हो? अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दो। हमारे सैनिक तुरंत जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आएंगे। व्यापारी कहने लगा कि महाराज, वह चोर कोई और नहीं बल्कि कल जिस औरत को आपने कारागार से मुक्त किया था उसका बेटा मुरारी है। उसने ही मेरे घर में चोरी की है और वहां से चुराया हुआ धन अर्थदंड के रूप में आपके राजकोष में जमा करवाया है, और चोरी करके लाए हुए धन से ही उसने अपनी माँ को छुड़वाया है। ये बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी उत्सुकता से महाराज की ओर देखने लगे कि महाराज अब क्या फैसला लेंगे। महाराज ने तुरंत मुरारी को राज दरबार में बुलवाया और कहने लगे कि युवक, इस व्यापारी का कहना है कि तुमने उसके घर में चोरी की है। क्या यह बात सही है? क्या वह चोरी तुमने ही की है? मुरारी कहने लगा, हाँ महाराज, इनके घर में चोरी मैंने ही की है।
अपनी माँ को छुड़वाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएँ भला मुझे जैसा गरीब आदमी कहाँ से ले सकता है? जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने मजबूरी में ये चोरी की है, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये चोरी की है। इस प्रकार मुरारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपना फैसला सुनाया कि इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इसकी मां को बुलाकर बताया जाए कि इस व्यापारी के घर में जो भी धन चोरी किया गया है, वह धन व्यापारी को वापस करे। तभी पंडित मनोहर बीच में बोल पड़ा। वह कहने लगा कि महाराज, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपका यह फैसला न्याय के पक्ष में नहीं है। पंडित मनोहर की यह बात सुनकर सारे दरबारी चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि महाराज अब क्या कहेंगे। मनोहर की बातें सुनकर महाराज को क्रोध आ गया और वह कहने लगे, क्या कहा ब्राह्मण? तुम्हें मेरा निर्णय सही नहीं लगा? क्या तुम बहुत ही बड़े विद्वान हो जो मेरे निर्णय को गलत बता रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम यह बताओ कि मेरे निर्णय में गलत क्या है? अगर यह गलत है तो फिर सही निर्णय क्या होगा? मनोहर कहने लगा कि महाराज, मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय कई राज्यों का भ्रमण किया था, इसलिए मैं उन सभी राज्यों की न्याय व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो व्यापारी अभी आपके सामने उपस्थित हुआ है, उसके घर में चोरी करने वाला मुरारी है। यह बात मैंने ही उसे बताई थी। राजा ने कहा, यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? तब मनोहर ने अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से उसने छुपकर मुरारी और उस सिपाही की बातें सुन ली थी। इसके बाद ब्राह्मण आगे कहने लगा कि महाराज, उस रात को दोनों पति पत्नी जहरीला खाना खाकर मर गए। इसका कारण मुरारी की मां नहीं, यह आप भी जानते हैं, परंतु अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार आपने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करवाने का दंड दे दिया। 1 महीने के अंदर इतनी स्वर्ण मुद्राएं भला एक गरीब परिवार कैसे लेकर आ सकता है? यह असंभव है। यह भी आप जानते थे, लेकिन फिर भी आपने इस तरह का निर्णय लिया। जब मुरारी को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चोरी करने की ठान ली। चोरी करने के बाद इसके पकड़े जाने पर एक सिपाही इससे रिश्वत लेकर इसे छोड़ देता है। इसके बाद अपनी मेहनत की कमाई चोरी हो जाने पर इस व्यापारी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो यह आपके पास आता है और आप मुरारी को कारागार में डालकर दंड रूप में उसकी मां को व्यापारी की धन राशि लौटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वह धन राशि तो राजकोष में पहले ही जमा करवा दी गई है। अब आप ही बताइए कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं वह कहाँ से लेकर आएगी? उसकी माँ भी कहीं चोरी करके ही स्वर्ण मुद्राएं आपको चुकाएगी और फिर जिसकी स्वर्ण मुद्राएं चोरी होंगी वह आपके पास आकर इस व्यापारी की तरह ही शिकायत करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। महाराज मनोहर की कही हुई बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे। महाराज के दरबार में मौजूद सभी दरबारी जो अब तक शांत बैठे हुए थे, उनमें से एक मंत्री मनोहर के पास आया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, तो फिर आप ही बताओ कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी है? अपराधी कौन है और उस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए? राजमहल में काम करने वाले और रिश्वत लेने वाले उस सिपाही को क्या दंड देना होगा? इस व्यापारी को न्याय कैसे मिलेगा? अब तो यह समस्या और भी ज्यादा जटिल हो गई है। ऐसे में क्या फैसला होना चाहिए बताओ, क्योंकि तुमने तो कई राज्यों में वहां की न्याय व्यवस्था देखी है। मंत्री की कही बात पर महाराज भी मनोहर की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, अब तुम ही कोई सही निर्णय बताओ। व्यापारी भी बड़ी उम्मीद के साथ मनोहर की तरफ देखने लगा। तब मनोहर कहने लगा कि महाराज, इस घटना के विषय में आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दे दिया, लेकिन आप यह देखिए कि अपराध की शुरुआत कहाँ से हुई? अपराध होने का कारण क्या था? अपराध करते समय अपराध करने वाले की मानसिक स्थिति क्या थी? इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए समस्या इतनी बढ़ गई है। मुरारी की माँ तो उन पति पत्नी को खाना खिलाकर उनकी सहायता करना चाहती थी। उनकी हत्या करना उसकी माँ का उद्देश्य नहीं था। इसलिए यह घटना मात्र एक दुर्घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अपनी माँ को बचाने के लिए मुरारी को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मुरारी एक चोर बन गया, जबकि चोरी करना उसका कोई धंधा नहीं है। वह कोई पेशेवर चोर नहीं है। मुरारी की सारी सच्चाई जानकर उस सिपाही ने दया करके उसे छोड़ दिया। चोरी को बढ़ावा देना उसकी भी इच्छा नहीं थी। आपके सिपाही ने इससे रिश्वत में जो भी धन लिया था वह उसने गरीबों में दान कर दिया, ताकि उससे जो अपराध हुआ है वह कुछ कम हो सके।
उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत नहीं ली थी। महाराज कहने लगे, फिर तो तुम्हारे कहने के अनुसार जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वह सब भले लोग हैं, तो फिर ऐसे में अपराध किया किसने? ब्राह्मण मनोहर कहने लगा, महाराज इन सब का कारण आप हैं। दो भले इंसानों को आपने अपराधी बना दिया, दो अच्छे इंसानों को आपने मानसिक रोगी बना दिया, तो असल में अपराध आपसे हुआ है। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक गरीब माँ का बेटा 1,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आएगा, और जब स्वर्ण मुद्राएं 1,000 वो लेकर आया तो आपने उससे यह भी नहीं पूछा कि इतने कम समय में वह 1,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से ले आया। अगर उस समय आपने मुरारी से पूछा होता कि यह स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई, तो यह समस्या यहाँ तक नहीं पहुंचती। आप इसे ऐसे समझिए कि महाराज के खेतों में काम करने वाला मजदूर यदि सांप के डसने से मर जाए तो सांप को दंड नहीं दिया जा सकता। वैसे ही उस खाने में छिपकली गिर गई, इसलिए उन पति पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें मुरारी और उसकी माँ का कोई दोष नहीं है, इसलिए मुरारी और उसकी माँ को छोड़ दिया जाए, और मुरारी से जो आपने जुर्माना वसूल किया है वह इस व्यापारी को लौटा दिया जाए। साथ ही मरने वाले पति पत्नी के परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। मनोहर के द्वारा दिए गए तर्क और सुझाव दरबार में मौजूद सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। महाराज ने ब्राह्मण की प्रशंसा की और कहा, हम आज तक अपने राज्य की न्याय व्यवस्था के आधार पर लोगों को दंड देते आ रहे थे, लेकिन हे ब्राह्मण, आज जैसा तुमने सोचा वैसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आज से हम अपनी न्याय व्यवस्था में उचित बदलाव करेंगे और किसी भी अपराध के बारे में गहराई से सोचने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, और हम आज से तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। इसके बाद महाराज ने व्यापारी को कोष से धन देकर विदा किया और मुरारी और उसकी मां को भी निअपराध घोषित करके भेज दिया। मरे हुए पति पत्नी के परिवार को महाराज की तरफ से आर्थिक सहायता भेज दी गई। इसके बाद पंडित मनोहर को महाराज ने अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया और पंडित मनोहर भी अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।